हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का एनसीईआरटी विज्ञान, जिसमें से हम देखेंगे मॉडल पेपर का यह सेट 3 है। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने सेट 1 सेट 2 को कवर कर लिया है और अब हम यहाँ देखेंगे सेट 3। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने चैप्टर्स को भी कवर कर लिया है। अगर आपने कोई भी वीडियोज नहीं देखे हैं तो चैप्टर्स के वीडियो देख लीजिए, और आपके पास अगर समय कम है तो आप क्या कर सकते हैं, पाँचों के पाँचों मॉडल सेट कर सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं, एक मॉडल सेट में 40 प्रश्न है तो 5 मॉडल सेट है आपके पास, यानी कि एक किताब के भीतर आपको 200 क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा मॉडल सेट के अंतर्गत। अगर आप मॉडल सेट कर लेते हैं ना तो एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेंगे भाई। तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए फ्री ऑनलाइन एकेडमी। फ्री ऑनलाइन एकेडमी अभी से लेकर रिजल्ट तक आपके साथ है। क्या बात करते हो सर, एकदम मेरे भाई सच बोल रहा हूं मैं। तो चलिए एक के साथ क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो प्रावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो आपतन कोण प्रावर्तन कोण हमने पीछे वीडियो में डिस्कस किया था। आपतन कोण अगर 60 डिग्री है तो प्रावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये आपतन कोण प्रावर्तन क्या होते हैं भाई, तो देखिए हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था और यहां भी बता रहा हूं। क्यों बता रहे हो सर आप, हमने को तो देख लिया। अरे भाई जिन लोगों ने नहीं देखा है ना उसके लिए बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे कोई भी अगर समतल दर्पण नीचे रख दे और एक किरण आएगी तो जिस माध्यम से आएगी उसी माध्यम से लौट जाएगी। मतलब सर, मतलब ये कि जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से लौट भी जाएगी। तो यहाँ पे एक अभिलंब डालेंगे तो यहाँ पे देखिए एक एंगल बनेगा और ये एंगल आपतन कोण कहलाता है। आने वाली किरणों को आपतन कोण, जाने वाली किरणों को प्रावर्तन कोण। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं ये आपतन कोण और ये प्रावर्तन कोण, ये दोनों समान होते हैं। अगर यहाँ पे 60 डिग्री बनेंगे तो यहाँ पर भी 60 डिग्री बनेंगे। यहाँ अगर 70 बनेंगे तो यहाँ भी 70 बनेंगे। बातें समझ आ गई। चलिए भाई क्वेश्चन पे चलते हैं फिर से हम। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो उस बिंदु को कहते हैं फोकस बिंदु। क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। देखिए ये सब दर्पण से प्रश्न है ना, तो आइए थोड़ा सा हम दर्पण को समझ लेते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन जो हमें कहना चाह रहा है उसका मतलब क्या होता है। देखिए सब कुछ ना बुक पे दिया हुआ रहता है, ठीक है। आप लोग तो बुक थोड़ा सा पढ़िए। आदर्श विद्यार्थी का एक नेचर है कि एनसीईआरटी की किताबों को एक एक लाइन पढ़ना। देखिए अब यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे 6 दर्पण है अवतल दर्पण के और 6 कंडीशंस बनते हैं। इन सब कंडीशंस अपने आप में इंपॉर्टेंट्स है। एकदम पूछ लिए जाते हैं सवाल कि वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, और फोकस पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा। ये जितने भी फिगर आप देख रहे हैं ना, 6 फिगर हैं अवतल दर्पण के, 6 फिगर हैं उत्तल दर्पण के, 6 फिगर हैं उत्तल लेंस के, 6 फिगर हैं अवतल लेंस के। तो सभी को आपको समझना बेहद जरूरी है। पिछले वीडियोज में हमने कहा था इसमें जो चार्ट है उसको भी आपको याद कर लेने हैं और चार्ट ही के माध्यम से ये बनता है, ठीक। अगर आपको सीखना है तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन हमने पढ़ाया है। थोड़ा सा वहाँ पर टफ लगेगा लेकिन 2-3 बार आप देखेंगे तो समझ आ जाएगा, और नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे, एक और सेपरेट वीडियो हम इस पर लेके आएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें जो पूछा है उसका हम आंसर देंगे। हमें पूछा है कि जो भी किरण आते हैं और वापस जब जाते हैं तो किससे जाते हैं। तो देखिए सभी में जितने भी देखेंगे सभी फोकस से वापस आ रही हैं। देखिए ये जो है यहाँ पे फोकस पे कटा है, ये यहाँ पे फोकस पे कटा है, जा रहा है और वापस आ रहा है, तो 2 हो गया फोकस पे। जितने भी 6 के 6 देखेंगे तो सभी फोकस से ही कटेंगे। यही एक रियलिटी फैक्ट है और यही हमसे पूछा है। देखिए ये भी फोकस से कटा है, अगर इसकी बात करेंगे तो ये भी फोकस से कटा है, इधर गया और फिर यहाँ से गया और फिर यहाँ से वापस आया, तो फोकस पे ही कटा। आइए 5वां फिगर भी देख लेते हैं। 5वां फिगर भी हम देखेंगे तो यहाँ देखिए फोकस से ही कटा है। और यहाँ पे अगर एक स्पेशल कंडीशन आ जाता है जो आगे जाके ये अलग कंडीशन है जो बाहर प्रतिबिंब बनता है, तो ये फोकस से नहीं कटा है। तो अधिकांशतः किससे कट रहा है, फोकस से, और यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। चलिए कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, दर्पण से परावर्तन के बाद, मतलब ऐसा दर्पण है परावर्तन जब हो रहा है जिस बिंदु पर मिलेगा उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। यहाँ पे केवल फोकस है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। चलिए इसका प्रश्न आप खुद दीजिए, अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वक्रता त्रिज्या अगर 54 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी क्या होगी। इसका आंसर हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा जा गया है जिससे उसका समान आकार का प्रतिबिंब बनता है।
तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा गया है जिससे उसके सामने उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। समान आकार का बनना चाहिए, ठीक है। वो कंडीशन कहाँ पे है, आइए हम एक बार देख लेते हैं। आप अगर 6 फिगर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, सब में प्रतिबिंब छोटा और बड़ा है और उल्टा सीधा है। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए समान आकार का प्रतिबिंब है और उल्टा भी है। यहाँ पे प्रतिबिंब खड़ा किए हम और नीचे यहीं पे बन गया और उल्टा बन गया और समान आकार का भी बना है। तो ये कंडीशन है, कहाँ पे खड़ा किए हैं, वक्रता केंद्र पर, सी पे खड़ा किए हैं। सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र, ठीक। इसीलिए हमने आपको कहा कि एक बार बुक को पढ़िए, सब्जेक्टिव पढ़िए। जिन्होंने बुक को और सब्जेक्टिव पढ़ा है ना उसको समझ में आ रही होगी भाई, लेकिन जिसको नहीं आ रहा आप टेंशन मत लो, आपको बस थोड़ा समय इन लोगों से ज्यादा देना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, वक्रता केंद्र यानी कि सी पर। और ये है क्या, ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सारे के सारे प्रश्न बुक से हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हुए। अगर आपने बुक पढ़ा है ना तो आपके 40 में 38 नंबर एकदम सही होने वाले हैं। लेकिन सर मैं तो 40 में 40 लाना चाहता हूँ। अरे कोई बात नहीं, दिल जीत लोगे आप तो मेरे। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है, तो गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है, पहले भी बता चुके हैं। छठा प्रश्न है, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन सी घटना है, तो यह है प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पे क्या समझाना चाहता है क्वेश्चन, मैं आपको समझा रहा हूँ एक स्लाइड के माध्यम से। देखिए जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर थोड़ा मुड़ जाती है, यही हमें पूछा है। और यह जो क्रिया है वह किस कारण होती है, किस कारण। देखिए यहाँ पे एक स्लाइड है, कांच का ये स्लाइड है। प्रकाश यहाँ से जो है सो आ रहा है ऊपर से और इस कांच के अंदर प्रवेश करता है। जैसे ही प्रवेश करता है तो यहाँ ऐसे लाइन में, इस लाइन में आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इधर झुक गया है ना। तो जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो थोड़ा सा अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। और इस पथ को, इस परावर्तन के पथ को क्या कहते हैं, इस विधि को क्या कहते हैं, यही हमें क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है। विरल माध्यम क्या है, बाहरी माध्यम को विरल बोलते हैं और जिसमें प्रवेश करेगा कांच में, पानी में, हीरा में, उसे बोलते हैं सघन माध्यम, ठीक। तो क्वेश्चन इस टाइप के भी बन सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका जो ये किसके कारण होता है वही पूछा हमें। तो यहाँ पे लिखा है आयताकार कांच में स्लेब का प्रकाश का अपवर्तन। तो किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण ये होता है। जब आप ये पूरा डेटा एनालिसिस करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, तब आपको फार समझ में आ जाएगा। हाँ भाई, देखिए मैं थोड़ा सा आपको फिगर इसलिए दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, आप थोड़ा कोऑपरेट करना हमें, या फिर आप क्या करेंगे, स्पीच रेट को बढ़ा के देखेंगे। अगर वीडियो स्लो लगे या फिर लगे आपको नहीं हम तो जानते हैं, तो आप स्पीच रेट को बढ़ा लेंगे भाई। कॉर्नर में स्पीच रेट रहता है, उसमें थोड़ा फास्ट बोल के आप सुन सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में, निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है वायु में। अगर यहाँ पे निर्वात होता तो हम निर्वात मारते, यहाँ पे है वायु, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 3 गुना 10 का पावर 8 होता है, 3 गुना 10 का पावर 5 होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रकाश की चाल प्रति सेकंड कितने हैं, कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा व आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में बोला है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। उत्तल लेंस के सामने अगर हम रखेंगे प्रकाशीय केंद्र के ऊपर और फोकस के बीच, तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा एवं आवर्धित। देखिए ये स्पेशल कंडीशन है, इस स्पेशल कंडीशन को एक नज़र हम देखेंगे। ये हम आ गए हैं उत्तल लेंस के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे उत्तल लेंस के द्वारा जितने भी कंडीशंस बनते हैं, टोटल 6 कंडीशन, वो सारे यहाँ पे दे रखे हैं। और देखिए पूरा अगर चार्ट को आप निहारेंगे ना तो एक ही कंडीशन जिसमें सीधा प्रतिबिंब मतलब वो लास्ट में, आभासी, बड़ा, विवर्धित मतलब बड़ा, ठीक है। तो यहाँ सीधा बोला है, विवर्धित का बात किया है, मतलब हमें कहाँ रखना होगा प्रतिबिंब को, यहाँ पे दे रखे हैं। देखिए इधर फोकस F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच, यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। तो ये एक स्पेशल कंडीशन है। हमने पिछले वीडियोज में भी कहा, जितने भी चार्ट हैं, 2 चार्ट दिए हुए हैं आपको, 4 चार्ट हैं टोटल, उत्तल लेंस के 2 ठो, अवतल लेंस के 1 ठो, उत्तल लेंस के 1, अवतल लेंस के 1, अवतल दर्पण के 1, उत्तल दर्पण के 1, टोटल 4 चार्ट है। आप चारों चार्ट को एकदम अच्छे से कवर कर लिए, यहाँ से ना जाने कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना। इसका फिगर भी आप देखना चाहेंगे तो फिगर भी यहाँ पे बना हुआ है, आप फिगर को भी देख सकते हैं। देखिए ये वाला फिगर का यहाँ पे बात कर रहा है, ये फिगर का है ना, आभासी और सीधा प्रतिबिंब। ये देखिए यहाँ पे क्या है, आभासी प्रतिबिंब बना है, और ये जो है
यहाँ पे O प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं इसे, और ये F1 बोलते हैं इसे, ठीक है। तो फोकस बोल सकते हैं आप इसे। इसके बीच में रखेंगे तो यहाँ पे और सीधा प्रतिबिंब बनेगा और विवर्धित बड़ा भी बनेगा। और क्वेश्चन भी हमें यही पूछा था, सीधा और आवर्धित। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। डायोप्टर से इसे हम निर्देशित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? तो देखिए आवर्धन बोल दिया, आवर्धन का एक यहाँ पे फॉर्मूला होता है m। आवर्धन को किससे डिनोटेड करते हैं? m से। और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। आप लोग देखिए बुक पढ़ा करो, ठीक है। बुक अगर पढ़ेंगे आप तो सब कुछ समझ में आएगा। और यहाँ पे होता है वस्तु की ऊंचाई। क्या? वस्तु की ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु, वस्तु बोला है ना, तो 10 सेंटीमीटर ऊंचा है। यहाँ पे नीचे लिखते हैं वस्तु की ऊंचाई और ऊपर लिखते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई। और यहाँ पे प्रतिबिंब जो है 3 गुना बन रहा है। कितने गुना बन रहा है? 3 गुना। मतलब ये कि वस्तु की ऊंचाई कितनी होगी? 10 होगी। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितने? 3 गुना, यानी कि 3 गुना 10 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 30। अब आवर्धन कितना निकलेगा? तो इसको अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 3 सेंटीमीटर इसका आवर्धन निकलेगा। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये फार्मूला जो हम कहाँ पे है, हम थोड़ा सा बुक में भी देख लेते हैं और बुक में दिखाएंगे तो आप नोट कर लेंगे इस फार्मूले को, ओके, क्योंकि इस टाइप के और भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे m बराबर दिया हुआ है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब मतलब परछाई का जो ऊंचाई होगा उसे प्रतिबिंब कहते हैं। बिंब की ऊंचाई मतलब वस्तु की ऊंचाई। तो m वहाँ पे आवर्धन हमें निकालने बोला था। m का मतलब क्या होता है? आवर्धन। क्या होता है? आवर्धन होता है ना, ये है आपका आवर्धन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसी में हमें सिर्फ सेट कर रहा था, कुछ नहीं करना था। प्रतिबिंब की ऊंचाई दे रखे थे, बिंब की ऊंचाई दे रखे थे कितना? 10 सेंटीमीटर। और बोला प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 गुना, मतलब 3 गुना हम 10 करेंगे तो यहाँ पे 10 10 कैंसिल और 3 सेंटीमीटर जो है सो आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी में हमने देखा कि ऑप्शन नंबर बी में इसका 3 सेंटीमीटर है। चलिए आशा करते हैं ये आपको समझ आया होगा। फॉर्मूला को हम नोट कर लेंगे। 11 नंबर प्रश्न है, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है दृष्टिपटल में, जिसे हम लोग इंग्लिश में रेटिना कहते हैं। रेटिना के ऊपर जो है सो हमारे कोई भी परछाई हम देखते हैं, कोई भी वस्तु को देखते हैं, रेटिना पर उसका सबसे पहले प्रतिबिंब बनता है, उसके बाद दिमाग को सूचना भेजता है, उसके बाद हम उसको देख पाते हैं, जान पाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं नहीं दिखती है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं नहीं दिखती है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बुक को पढ़ेंगे सब कुछ समझ में आराम से आ जाएगा भाई। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? तो सामान्य नेत्र का दूर बिंदु होता है अनंत। अगर बोले करीब या फिर करीब सबसे कम तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। इस बात को ध्यान में रखना। बच्चे क्या करते हैं, सामान्य नेत्र देखते हैं और 25 सेंटीमीटर मार देते हैं, गलत हो जाएगा भाई। दूर बिंदु बोले तो अनंत होता है और सामान्य बोले तो कितना? 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है? तो श्वसन से हमें ऊर्जा मिलती है। श्वसन जितने हम लेंगे और छोड़ेंगे उससे हमें ऊर्जा मिलेगी, बाकी से किसी चीज़ से ऊर्जा नहीं मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन होता है। दिमाग में आप इसे ठूस लीजिए आराम से, बहुत पहले भी बताए हैं अभी भी बता रहे हैं। 16 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जंग लगना यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया। देखिए वैसे जंग लगना तो रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन यहाँ पे रासायनिक ऑप्शन में है नहीं, इसलिए यह हो जाएगा संयोजन। कैसे हो जाएगा संयोजन? देखिए Fe यानी कि लोहा, Fe के साथ क्या जुड़ जाता है? O2 जुड़ जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है और ऑक्सीजन से यह अभिक्रिया करके क्या कर लेता है? एक जंग का पदार्थ बनाता है जिसे हम लोग जंग लगना कहते हैं। इसे हम लोग यसद लेपन और पेंट लगाकर बचा सकते हैं। तो ये क्या होता है? संयोग हो रहा है, दोनों क्या होते हैं? जुड़ जा रहे हैं आपस में, इसलिए संयोजन क्रिया, संयोजन क्रिया इसे बोल सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोल सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? देखिए इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। पिछले वीडियो में भी बताया था, अभी भी बता रहे हैं। जब भी ऑक्सीजन एक तत्व को छोड़ के दूसरे तत्व के साथ जुड़ जाए और जिसके साथ जुड़े वही तत्व कहलाता है उपचयन अभिक्रिया। मतलब क्या किया उसने? ऑक्सीजन ने क्या किया? उस तत्व का चयन कर लिया, उपचयन कर लिया। तो ऑक्सीजन अभी जिंक के साथ था, है ना, जिंक के साथ है, किसके साथ चला गया? सी के साथ, कार्बन के साथ चला गया। मतलब ये यहाँ पे उपचयन कौन हो रहा है? कार्बन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कार्बन। बातें समझ आई? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, ऑप्शन नंबर 18। ऑप्शन नंबर 18 है, दिए गए
कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ए, बी, सी और डी में कौन सा इसका सही है। हम कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान प्रश्न है। और अगर आप केमिस्ट्री पढ़े हैं, साइंस 10 का साइंस पढ़े हैं और संतुलित समीकरण नहीं जानते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेकार की बात है भाई। आप तो बुद्धू हो, पढ़ाई छोड़ दो। हाँ भाई, पढ़ाई छोड़ दो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा? तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। लौह चूर्ण पर अगर HCl अम्ल डाल देंगे तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा और आयरन क्लोराइड बन जाएगा। ये एनसीईआरटी बुक से है, एक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से है, वहां से क्वेश्चन उठा लिया गया है। 20 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? देखिए रंगीय सूचक का बात किया है यहाँ पे। पिछला क्वेश्चन में क्या था? गंधीय सूचक के बारे में बात किया था। तो गंधीय सूचक बोले तो प्याज में ऑप्शन लगाना, और रंगीय सूचक बोले तो लिटमस में लगाना। देखिए पीछे क्या हुआ था, पीछे था गंधीय सूचक, हमने देखा नहीं, रंगीय सूचक समझ करके उसमें लिटमस का ऑप्शन हमने लगा दिया। पिछला वीडियो जिसने भी देखा है उसका करेक्ट आंसर प्याज होगा, और यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लिटमस होगा। ठीक है, गंधीय सूचक प्याज और रंगीय सूचक बोले तो लिटमस, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना भाई। एक बार और बता देते हैं, पिछला वीडियोज में हमें लगा यहाँ रंगीय है, इसीलिए हमने प्याज को लगा दिया, ठीक, इसीलिए हमने लिटमस को लगा दिया, लिटमस को, लेकिन उसका करेक्ट आंसर होता क्या? प्याज। अभी है रंगीय सूचक, इसीलिए इसका अभी क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लिटमस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? तो हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करता है, जिसे आप देखेंगे हाथ किसी का टूट गया है तो सफेद रंग का जो दिख रहा है आपको, ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 half H2O। यहाँ 1/2 को क्या पढ़ेंगे? हाफ H2O। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? ले, वो है पूछ दिया, तो सेम तो है भाई, CaSO4 half H2O। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है? तो दिए गए समीकरण में साफ साफ कोई बच्चा भी बता देगा कि एक तत्व यहाँ एक तत्व यहाँ है, दोनों मिलकर यहाँ अब संयोग कर रहा है, मतलब ये कौन सी क्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो H2O जल बनेगा, ये है संयोजन अभिक्रिया। कोई भी बता देगा भाई, कितना आसान सा सवाल था सर। 24 नंबर प्रश्न है, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फल में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा फल? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फल में। नेक्स्ट है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा? तो उस विलयन में HCl होगा। देखिए जब भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लाइए आप एक ग्लास में, और अंडे के पिसे हुए छिलके, अंडे के जो छिलके होते हैं जो आप बॉयल्स उबाल करके खाते हैं उसे फेंक देते हैं ना, उसे क्या करो? पीस के इसमें डाल दो, तो उसका जो विलयन है, उसका जो विलयन चूने के पानी को दूधिया कर देगा, एकदम जो चूना का पानी रहेगा उसको दूधिया कर देगा, या फिर इस पानी को ही दूधिया कर देगा, इसमें आप डालेंगे तो HCl में। तो ये है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी HCl। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो देखिए नीले को अगर लाल कर रहा है ना, तो वो समझ जाना वो अम्ल है। हमने आपको डिटेल में बताया है कि नीले को अगर लाल करे, नीले को अगर लाल करे तो वो समझ जाना अम्ल है, और लाल को नीला करे तो वो समझ लेना क्षार है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? नीले लिटमस को लाल कर रहा है, मतलब नीले को लाल कर रहा है, तो ये अम्ल होगा भाई। और हम जानते हैं अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, तो ये 7 से ज़्यादा है, नहीं होगा। ये भी 7 से ज़्यादा, ये नहीं होगा, ये 7 ही है, ये उदाहरण ही, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 2 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है? तो अमीबा जो है सो कुटपाद के विधि से पाचन करता है। देखिए अंग उसके बहुत से हैं, रिक्तिका खाद्य भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला है किस अंग से भोजन करता है, यहाँ पे कुटपाद, ये एक विधि भी है और ये अंग भी है। यहीं से पकड़ के साइड से पकड़ते हैं और अपने केंद्रक में इसे मिला लेते हैं, राजधानियों में मिला लेते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, पाचन क्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? तो आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है वो कौन सा है? तो वो है आपका पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन। पेप्सिन जो है सो पाचन प्रक्रिया में आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस जैव में प्राणी संभोजी पोषण होता है? तो जो अमीबा होता है ना, अमीबा, इसमें प्राणी संभोजन पोषी होता है। इसे क्वेश्चन को पीछे भी हमने करवाया है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक हैं? ऑप्शन नंबर 30,
क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो हम नहीं बताएंगे, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि पिछला वीडियो में हमने आपको करवाया है भाई। और अगर नहीं तो कमेंट में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको तो आंसर मिलेगा ही, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है? देखिए यहाँ पे है क्षारीय, लेकिन होगा क्या क्षारीय, मिस्टेक हुआ है, गलती से थोड़ा लिखा गया क्षारीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पित्त जो है सो इस भोजन को क्षारीय बना देता है, पित्ताशय से निकलता है पित्तरस। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है? अच्छा ये तो हो गया पित्त। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? अच्छा ये भी पिछला सेट का ही क्वेश्चन है, तो उसमें ऑप्शन हमने वृक्क लगा दिया था जो कि गलत है, आप सुधार लेना। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा सी, विक्राणु। ऑफलाइन बेचेस में कुछ बच्चियां थी हमारे पास जिन्होंने हमें बताया कि सर आप एक का गलत लगा दिए हो उत्तर, तो मिस्टेक हो जाता है भाई, तो दिल पे मत लियो, अगर गलती होती है ना तो मेरा गलती कमेंट बॉक्स में उतार दियो, हमें अच्छा लगेगा भाई। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है कौन? बी नंबर जो है सो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नहीं होता है। और बाकी तीनों आप पढ़ लेना, तीनों के तीनों वाष्पोत्सर्जन क्रिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है? तो यहाँ पे एक लिंगी पौधा का मतलब ये है कि उस पौधे के अंदर एक ही लिंग पाए जाते हैं, उसे कहते हैं एक लिंगी पौधा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पपीता। आम जो है सो द्विलिंगी है, क्योंकि इसी के अंदर मादा और नर दोनों जनन तंत्र पाए जाते हैं। सरसों में भी मादा और नर जनन तंत्र दोनों पाए जाते हैं। उड़हुल के फूल उसमें भी जो रेड आप देखते हैं उसमें भी मादा और जनन तंत्र पाए जाते हैं, लेकिन पपीता जो है सो ये एक लिंगी है, इसमें दोनों नहीं पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये सब छूट गया क्या? अच्छा लग रहा है जैसे छूट गया, 26, हाँ 26 से छूट गया था, चलो फिर से वापस करा देते। 27 नंबर क्वेश्चन, अमीबा अपने ये हो गया था कुटपात, पाचन प्रक्रिया में आमाशय कौन प्रोटीन, ये भी हो गया। निम्नलिखित में से किस जैव प्राणी संभोजी अमीबा? हृदय कोष्ठक। निम्नलिखित में कौन मध्यम क्षारीय, ये भी हो गया। और उत्सर्जन की क्रियात्मक इकाई, ये भी हो गया। हाँ सब तो हो ही गया। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो ये देखिए आपका फिगर बुक से उठा लिया गया भाई, बुक से उठा लिया गया। ये देखिए हर एक मॉडल प्रश्न में ना कोई फिगर उठा लिया गया है, तो जितने भी फिगर है ना आपके बुक में सब ही कर लो भाई, चूको मत, चूकेंगे तो आपके एग्जाम में नंबर चूक जाएंगे। तो ये है मुकुलन, हाइड्रा में ये मुकुलन है। और देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है ना मुकुल से मुकुलन, कितना इजी प्रश्न है, बच्चा भी देख के मार देगा, दूध पीता हुआ बच्चा खेलते खेलते मार देगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे, लड़कों में यौवनारंभ के लक्षणों को नियंत्रित कौन करता है? अरे मुस्कुराओ मत, एक बार जोर से हंस दो और अपने हंसी को कमेंट बॉक्स में भी उतार दो, ताकि हमें पता चले कि आपको हंसी भी आती है। नेक्स्ट प्रश्न, लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण कौन करता है? तो वो करता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है सो हमारे शरीर में, लड़कों के शरीर में यौनारंभ के लक्षणों को नियंत्रित करता है। और लड़कियों में कौन सा भाई? तो लड़कियों में होता है एस्ट्रोजन। कौन सा? एस्ट्रोजन। यही हार्मोन है जो हमारे दैनिक दिनचर्या में काम आते हैं, हमारे एक्टिविटी को दर्शाते हैं, हमारे नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी सोच को यही संभालते हैं और यही बिगाड़ते हैं भाई। ये हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस हार्मोन का सारा खेल है। आपके मन में जो नेगेटिविटी आते हैं, पॉजिटिविटी जो आते हैं, वो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के कारण ही होता है भाई। हाँ भाई। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? देखिए मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये क्वेश्चन फिगर से उठा लिया गया है। जैसे यहाँ पे मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, गर्भाशय, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये शुक्राशय जो है सो नर जनन तंत्र है। आइए एक बार फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कि यह क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। देखिए ये जो फिगर आप देख पा रहे हैं, ये नर जनन तंत्र है। नर मीन्स पुरुष होता है, कंफ्यूजन नहीं करना, ओके। देखिए यहाँ पे सारे के सारे जो पार्ट्स दिए हुए हैं सबके नाम है, मूत्राशय, प्रोटेस्ट ग्रंथि, शिश्न, मूत्रमार्ग, और ये है वृषण कोश, शुक्रवाहिनी, मूत्र नलिका। तो ये सब आपको क्या करना है, याद कर लेने, ठीक है, क्योंकि इससे प्रश्न बन जाएंगे। शुक्राशय, देखिए शुक्राशय भी है उस ऑप्शन में, तो ये है पुरुष का भाग है ना, लेकिन उसमें महिला वाला डाल दिया तो ये गलत है, इसलिए उसका आंसर हो जाएगा शुक्राशय। ये तो हो गया आपका बात ये नर जनन तंत्र का। तो आप इसे अच्छे से देख लेंगे अपने बुक में और बुक को पढ़ेंगे भी, ठीक है। बुक को पढ़ेंगे तो देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिसका भी हमने बात किया था थोड़ी देर पहले, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाए जाते हैं और एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में पाए जाते हैं। शुक्राणु टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों को नियंत्रित करता है। देखिए यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों को नियंत्रित करता है। इसीलिए हमने आपको कहा है कि एनसीईआरटी की किताबों को पढ़िए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी काम नहीं आएगा तो बहुत बाद में तो बहुत काम आना ही है।
और अभी आपके एग्जाम नज़दीक हैं तो इससे आप जान सकते हैं। अभी आप 10th क्लास में अभी नहीं जानोगे अपने शरीर के बारे में तो कब जानोगे। और ये है मादा जनन तंत्र, जिसे ये है महिला का जनन तंत्र। अब देखिए यहाँ पे एक पार्ट्स जो हैं, ये आपका ग्रीवा, गर्भाशय, फेलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी, और यहाँ पे बहुत कम नाम दे रखे हैं ना, शुक्रवाहिनी, ये सब नहीं है। तो ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा, गर्भाशय वगैरह सबको अंडवाहिनी से होकर यहाँ सब मिलेगा। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, सब कुछ मादा जनन तंत्र के भाग क्या हैं और क्या क्या नाम है। लचीली वचीली सब पढ़ लीजिएगा, ये सब कैसे कैसे होते हैं। तो सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना है और सब कुछ आपको पढ़ना भी है। हाँ, अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लगता या फिर समय नहीं है तो यूट्यूब के वीडियो देख सकते हैं आप, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारे लंबे लंबे वीडियो डले हुए हैं। और ये सब होता क्यों है, क्या होता है यहाँ पे, मानसिक धर्म क्या होता है, रजो निवृत्ति क्या होता है, रजो धर्म क्या होता है, सारे कुछ हमने बताए हैं। टीनेजर्स में क्या बदलाव आते हैं लड़के लड़कियों में, जब हम 14 वर्ष के पार जाते हैं, 12 वर्ष के पार जाते हैं, तो हमारे शरीर में क्या चेंजमेंट होते हैं, बालों का बढ़ना और चेहरे पे निखार आना, ये सब क्यों होता है, एड्स वगैरह सब क्या है, ये सब अभी आपको जानने का सब कुछ ये है, समझे ना। सब कुछ अभी ही जानने का समय है। अगर आप अभी नहीं जानोगे तो 10 के बाद, अब निकलने के बाद 10 का बुक छुओगे भी नहीं। इसलिए कोशिश कीजिए कि ये सब आप जान लो ताकि आगे फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, इतना ही समझाना था आपको। चलते वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन पे अगर कोई क्वेश्चन छूटा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्राशय, जो कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। नेक्स्ट पे हम चलेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38। हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे सौर ऊर्जा से उपयुक्त नहीं है तो ये हो जाएगा जैव मात्रा, है ना। जैव मात्रा जो है इससे उत्पन्न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो इसका आप खुद से भी दे सकते हैं ना, सौर ऊर्जा जो नवीकरणीय, यह कभी खत्म नहीं होगा। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा का ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो ये है आपका नाभिकीय ऊर्जा। देखिए, जैव ऊर्जा किसे कहते हैं, जो लकड़ियों से और अपशिष्ट पदार्थों से, कूड़े कचरों से बनते हैं, उसे कहते हैं जैव मात्रा। इसका ऑप्शन नंबर सी इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें उदाहरण के तौर पे लेंगे तो लकड़ी, गोबर गैस, कोयला इत्यादि ये सब क्या है, जैव मात्रा है। ये सब ईंधन है जो कि जानवरों और कितने जाने कितने अपशिष्ट पदार्थों से बने हैं। तो ये सब हो जाएंगे जैव मात्रा के उदाहरण। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है सो इसका उदाहरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए, आशा करते हैं मेरा एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा है तो आप एक लाइक कर देंगे वीडियो को। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी और लोगों के पास जाए, हमारे जैसे छात्र हैं जो नहीं जानते हैं, तो उनके पास भी वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, हमें अच्छा लगेगा। और आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, वीडियो बनाने के लिए मैं मोटिवेट होता हूं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें थोड़ा सपोर्ट करें। हम आपके साथ हैं तो आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।